हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। बच्चों आ गया हूं मैं लेकर के कक्षा 9 का जो हिंदी का प्रश्न पत्र आज सॉल्व करके पूरा सॉल्व आपके सामने यहां प्रस्तुत कर दिया है। बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न फंसे हैं और मजा आ गया आज का पेपर को देख करके। देखेंगे यहाँ पे जो प्रश्न पत्र का प्रारूप दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले ये प्रारूप था आपके प्रश्न पत्र का। बच्चों ये थोड़ा सा धुंधला प्रश्न पत्र मुझे आज बच्चे के द्वारा मिला है, तो इसलिए थोड़ा सा धुंधलाहट है। आप देख लीजिए, शुरू में इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पे अभी भी अपने दोस्तों को बता दो कि भैया दीपेन सर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हो। पहला है, प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ? तो सन 1880 में प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? तो वो कहलाते हैं विशेषण। तीसरा है, फूले नहीं समाना क्या है? तो बच्चों फूले नहीं समाना एक मुहावरा है, लोकोक्ति और मुहावरे में अर्थ। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, पूरा ब्रिज कोर्स आपका कंप्लीट कराया था। फूले नहीं समाना एक मुहावरा है। फिर था अगला प्रश्न, राहुल जी ने सन 1929 से 30 में लासा की यात्रा किस देश से और किस रास्ते से की थी? तो उन्होंने तिब्बत के पठार से की थी। तिब्बत जो होता है बेटा, ये भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित है, तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा इसका? भारत आएगा। इसके बाद आ रही बारी रिक्त स्थान की पूर्ति की। बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल की जानकारी देकर उनको भी चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए। दूसरा है, संध्या समय दोनों बैल अपने कहाँ पहुंचे थे? नए स्थान। पुराने स्थान को छोड़ करके उनको नए स्थान पहुंचाया गया था। दो बैलों की कथा से ये प्रश्न पूछा गया है। आपका पाठ के बीच से पूछे जा रहे हैं प्रश्न, बहुत मुश्किल से ढूंढ करके मैं ढूंढ ढांड के आपको दे रहा हूं। बच्चों वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए। राहुल जी द्वारा रचित कितनी पुस्तक? लगभग 150 बुक लिखी है इन्होंने। इसका वर्णन इस उत्तर को कहाँ मिला है? ये पाठ की स्टार्टिंग में ही जहाँ जीवन परिचय टाइप का रहता है लेखक का, वहीं पे मिल गया। फिर कविता के शब्दों के अनुशासन को क्या कहते हैं? तो कहलाता है बेटा छंद। जी, वर्ण मात्रा यति गति तुक से युक्त रचना को छंद कहते। तो अगर छंद ना हो तो मजा नहीं आएगा कविता में। फिर से आ गया, फूले नहीं समाने वाक्य का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो मुहावरे का। बच्चों इस फूले नहीं समाने के चक्कर में तो हम भी फूले नहीं समा रहे, क्योंकि ये दो जगह आ गया है ये प्रश्न। मुहावरा फूले नहीं समाने का अर्थ। बच्चों अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो आ रहा है बच्चों, मैंने 2 वीडियो डाले थे कल, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो दोनों आपने तैयार किए हैं, तो आपके पूरे नंबर आए होंगे। फिर है असत्य सत्य असत्य, तो है किसी एक वर्ण की आवृत्ति होने पर यमक अलंकार। नहीं भैया, अनुप्रास अलंकार होता है जब एक ही वर्ण बार बार आए, तो ये पहले का उत्तर होगा असत्य। दूसरा है, रस के रूप 9 प्रकार के होते हैं। हाँ, पहले 10 होते थे मगर अब कर दिया गया है कि 9 ही माने जाते, तो इसका उत्तर होगा बच्चों दूसरे का उत्तर सत्य होगा। तीसरा था, लल छत कवियत्री ने आत्मज्ञान का ही सच्चा ज्ञान माना है। हाँ भैया माना है, सत्य है। वो बोलती हैं कि ये फालतू के पूजा पाठ आडंबर ये सब फालतू चीज है, मन की पूजा करो, आत्मज्ञान करो, वो ज्यादा अच्छा है। तो चौथे का उत्तर होगा सत्य हो जाएगा। फिर अगला है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते? तो भैया जिस प्रकार शरीर का सौंदर्य गहने बढ़ा देते हैं, वैसे ही काव्य की शोभा भी गहने बढ़ाते हैं, और काव्य का गहना कहलाता है बच्चों अलंकार। और यहाँ बोल रहे हैं रस, तो रस नहीं कहलाएंगे भैया, इसका उत्तर होगा असत्य होगा। ठीक है, ये तो काखा गाखा 4 रहे बच्चों, थोड़ा सा आप मिला लेना, नंबर गलत कर दिया, तो इसका असत्य हो जाएगा। भाई सही जोड़ी की बारी। तो जो पहला है कश्मीरी कवि, कश्मीरी कवियों का जिक्र ललछत जी ने किया है अपने पाठ के अंतर्गत। दूसरा है शब्दों के पूर्व, तो पहले जो लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हमने आ से बताए थे, आगे मतलब उपसर्ग। फिर कबीर की रचना कबीर ग्रंथावली में मिलेगी, इसका उत्तर हो जाएगा गा वाले का दूसरा कबीर ग्रंथावली ये। और फिर है, गधे में किसकी गुणों की पराकाष्ठा होती? तो वो गधे क्या होते हैं? जैसे ऋषि मुनि रहते हैं, संत मुनि भी पूरे समाज का बोझ उठा करके अपने ऊपर चलते हैं, वैसे गधे भी क्या होते हैं? समाज का बोझ अपने सिर पर लाद देते बिना कोई स्वार्थ के। वैसे संत साधु संत भी होते हैं। अब एक वाक्य में उत्तर आ गया। निपात किसे कहते हैं? ये देखिए उत्तर, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने से। ए इधर आओ, तो इधर दिया भार है ना, तो ये है पूरा लिखा हुआ है, जैसे तुम्हें आज रुकना ही पड़ेगा, तो वो क्या है? निपात है। आपको उत्तर मिल गया। फिर अगला था, कबीरदास जी ने पहले पद में किनका विरोध किया? तो भैया कबीरदास जी ने ये ढोंग आडंबर, कबीरदास जी कहते हैं कि अपने मन के अंदर ही भगवान है, ये फालतू की मूर्ति पूज रहे हो, हवन तीर्थ यात्रा कर रहे, ये सारी चीजें आडंबर हैं। मुख काहे ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना एकांत निवास में। कबीरदास जी ने कहा था कि मैं दिल में बसता हूँ भगवान। फिर लाख किसे कहा जाता है? तो लाख क्या होता है बेटा? लाख या लाह संस्कृत के लाछा शब्द से व्युत्पन्न माना जाता है। लाख कीड़ों से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम लाछा पड़ा है। लाख एक प्राकृतिक राल है, बाकी जो राल होती है वो कृत्रिम है, इसे प्रकृति का वरदान भी कहते हैं। ये सारे उत्तर मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, यदि आप चाहें तो इसको लिख लें, तैयार कर लें, वार्षिक परीक्षा में आपके काम पड़ जाएंगे। फिर ललचर ने सच्चा ज्ञान कैसे माना? तो भैया वही अब भी पढ़े, आत्मज्ञान जो है, ललचर ने बोला कि मन की बात सुनो, आत्मज्ञान है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई प्रश्न का उत्तर
गलत हों बेटा, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, बस आपके मेहरबानी से हिंदी भी बहुत अच्छी पढ़ा लेता हूँ, तो इसलिए। अब बारी आई प्रश्न 6वें 7वें 8वें की। तो काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? ये प्रश्न मैंने आपको बताया था। छोटी बच्ची ने बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया? तो ये कर लीजिएगा। 7वां है हीरा मोती को मालकिन ने आकर, ये है। फिर 8वां लेकर लंगोर के मार्ग में अपने साथियों से क्यों भटक गया था, क्यों पिछड़ गया था, तो ये सब तैयार कर लीजिएगा। फिर है मानसरोवर से कृषि का क्या आशा है, ये कर लीजिएगा। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई, ये प्रश्न भी मैंने आपको बतलाया था कि कवि वाला कर लीजिएगा। फिर है तीसरे दोहे में कवि, तो इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता, ये प्रश्न भी मेरे इंपॉर्टेंट में था। प्रत्यय उपसर्ग सारी की डेफिनेशन देख लीजिएगा। मुहावरे की परिभाषा, लोकोक्ति की परिभाषा सब बताए थे। ये वाक्यों को प्रयोग करने वाले मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए थे। तो काकी हलवा वाला भी था, उसमें ये फंस गया आपका। फिर अपनी पसंद की कविता की 4 पंक्तियां आपने लिख दी होंगी। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा। बच्चों ये अलंकार वाला चैप्टर का जो है, मैं अभी आगे आपको वीडियो बनाऊंगा, आपके ये हाफ ईयरली हो जाए, उसके बाद मैं पूरी हिंदी ग्रामर आपको पढ़ा दूंगा। बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फाइनल एग्जाम में भी आपको मदद देने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं फाइनल में आपकी मदद हो जाए इसी प्रकार से, तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी जानकारी देते हैं, क्योंकि मैं बकवास नहीं, मैं काम पे विश्वास रखता हूं। दूसरे चैनलों की तरह आपको फालतू की चीज़ें नहीं बताता, एक एक पॉइंट से आपको समझाता हूं। बच्चों ये हमारा वीडियो चलता जा रहा है। ये पूरे प्रश्न देखिए। मुंशी प्रेमचंद्र का जीवन परिचय मैंने कहा था, 3 जीवन परिचय बोले थे, मुंशी प्रेमचंद्र, रहीमदास और कबीरदास। तो रहीम और कबीर तो में से कबीर आ गए और मुंशी प्रेमचंद आ गए, वन एंड ओनली। फिर ये गद्यांश रहा, आपको करना होगा। ये 19वां प्रश्न देखिए, कबीरदास जी का काव्य परिचय। मैंने बोला था कि ये प्रश्न जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बेटा जो आपके जो पाठ पूछे जा रहे थे एमपी बोर्ड के द्वारा, उसमें 3-4 कवि ही लेखक फंस रहे थे, तो उनमें से मुख्य रहे मुंशी प्रेमचंद, तो वो डेफिनेटली मुंशी प्रेमचंद आना था। और इसके अलावा कबीरदास और रहीमदास आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि कबीरदास और रहीमदास में से दोनों दे दिए, इसलिए क्योंकि कंफर्म नहीं था, मुझे रहीम पे ज़्यादा भरोसा था, मगर यहाँ कबीरदास आ गए। खैर, अब 20वां प्रश्न, पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो ये आप देख लीजिए क्या लिखा है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकार, ये देख लीजिएगा जो कुछ भी है। इसके बाद मैं फिर से एक बात वही बोलना चाहूँगा कि अगर वार्षिक परीक्षा में भी आप मदद चाहते हैं, तो प्लीज़ अधिक से अधिक अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बता दें और उनको भी सब्सक्राइब करवा दें बच्चों, क्योंकि मैं आपको जो मदद देता हूँ, आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट रहती है मेरे द्वारा दी गई मदद। तो मेरे द्वारा दी जाती है जो मदद, वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैंने बोला था कि निबंध नहीं आएगा इस बार आपको ज़्यादा बड़ा लिखने के लिए, पैराग्राफ टाइप के आएंगे। ये देखिए आ गए थे विषय पर रूपरेखा, मतलब क्या करनी थी रूपरेखा, मैं बताऊँगा। मेरे पुराने वीडियो देखिए, उसमें मैंने रूपरेखा का डिस्क्राइब किया है, कैसे लिखते हैं निबंध की रूपरेखा, अभी आगे भी आपको समझा दूंगा। फिर आया था गद्यांश पढ़कर इनके उत्तर देने थे। अब इसके बाद आवेदन पत्र, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, आवेदन पत्र में आप कंफ्यूज हो गए। मैंने स्थानांतरण प्रमाण पत्र और शुल्क मुक्ति के लिए बोला था, यहाँ अवकाश के लिए आ गया है। खैर, आवेदन पत्र छोटी चीज़ है बच्चों, बाकी पूरे प्रश्न आपके सामने आ गए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।